हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से पृथ्वी सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध बनने की जर्नी को तय करते हैं। उनके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत शरीर को देखते हैं, फिर वो एक सन्यासी को देखते हैं। इसके बाद वो जीवन के बारे में सोचते हैं और जीवन के सत्य को जानने की जिज्ञासा उनके अंदर आती है। उनका जीवन से मोह भंग हो जाता है और वो राजप्रसाद को, अपने परिवार को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। 6 साल के कठिन सन्यासी जीवन के बाद उनको बोध गया में बोधि ट्री के नीचे निर्वाण प्राप्त होता है। फिर वो सारनाथ में अपनी शिक्षा को सबके सामने व्यक्त करते हैं। इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद वो अपना पूरा जीवन अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने में बिताते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धिज्म प्रॉपरली स्टैब्लिश होना चालू होता है। बौद्धिक संगतियाँ कराई जाती हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर डिवीजन भी होता है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी आता है। आज के लेक्चर में हम इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी बौद्धिक संगतियाँ हुई। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में दी गई है, उसको देखें, क्योंकि उससे लिंक्ड है ये पूरा लेक्चर, तभी आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। आइए बात करते हैं बौद्धिक संगतियों के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। पहली बौद्धिक संगति होती है राजगीर में। राजगीर उस समय मगध की राजधानी थी और उस समय राजा थे अजात शत्रु। उस समय अध्यक्ष थे इस बौद्धिक संगति के महाकश्यप। और यहाँ पर सूत पिटक और विनय पिटक, इनकी संरचना चालू हो जाती है। सूत पिटक के अंदर हम देखते हैं गौतम बुद्ध जी ने जो ज्ञान दी, जो टीचिंग्स दी, उसके बारे में बात की गई। विनय पिटक के अंदर रूल्स, किस तरह से संघ के अंदर रूल्स होने चाहिए, कानून होने चाहिए, कायदे कानून होने चाहिए, उसकी बात विनय पिटक में की गई। इसी संगति में आनंद और उपाली, तो इम्पोर्टेंट अनुयायी जो थे गौतम बुद्ध जी के, वो भी यहाँ पर थे। आनंद जी ने सूत पिटक की विवेचना की और उपाली जी ने विनय पिटक की। फिर हम देखते हैं कि 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति बुलाई जाती है किंग अशोक जी द्वारा। काल अशोक ये अलग किंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वैशाली में होती है ये संगति। कौन है अध्यक्ष? सबक कमी, ये अध्यक्ष हैं। क्यों बुलाई गई? क्योंकि कुछ डिस्प्यूट आ गया था, कुछ विवाद आया था विनय पिटक को लेकर कि किस तरह से संघ के अंदर रूल्स को फॉलो किया जाए, क्या कोड ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर विवाद था। उसको सेटल करने के लिए इस संगति को बुलाया गया था। तीसरी बौद्धिक संगति 250 बीसी, सम्राट अशोक, ये बुलाते हैं पाटलिपुत्र, उस समय राजधानी थी मगध की, और यहाँ पर अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिसारा। मोगालीपुत्र तिसारा की अध्यक्षता में ये होती है। और यहाँ पर अभिधम्म पिटक ये एस्टेब्लिश किया जाता है, जो धम्म के बारे में बात करता है। इस तरह से सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक मिलकर त्रिपिटक बनाते हैं, जो बौद्धिक ग्रंथों के अंदर आती हैं। फिर हम देखते हैं चौथी बौद्धिक संगति होती है 72 एडी में। कौन बुलाते हैं इसको? कनिष्क। कनिष्क बुलाते हैं। अध्यक्ष रहते हैं वासुमित्र और डेप्यूटी रहते हैं अश्वघोष। कहाँ होती है? कश्मीर में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपरली विभाजन हो जाता है बुद्धिज्म का महायान में और हीनयान में। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि क्यों आखिरकार विभाजन होता है, इस विभाजन की शुरुआत कहाँ से होती है। ये जो संगतियाँ हैं, इन पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे। हर आप जगह आप देख सकते हो कि किसने बुलवाई संगति, कौन अध्यक्ष था, कहाँ पर हुई, किस लिए हुई, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से बुद्धिज्म का डिवीजन होता है, किन शाखाओं में वो बढ़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब दूसरी बौद्धिक संगति बुलाई गई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वहां पे पहली बार लोगों के बीच में जो विचारों को लेकर भेद है वो आता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मतभेद थे, दो स्कूल देखने को मिलते हैं हमको। पहला स्कूल है यहाँ पर महासंग्रिका और दूसरा स्कूल है यहाँ पर स्थाविरवादी। ये दो स्कूल हमको देखने को मिलते हैं। और आगे जाकर यही दो स्कूल आगे जाकर हीनयान और महायान में कन्वर्ट होंगे। महासंग्रिकास के साथ हम एक और स्कूल देखते हैं, सरवस्तीवादिन्स। सरवस्तीवादिन स्कूल कश्मीर और मथुरा, इन दोनों जगह पर काफ़ी पॉपुलर था। और महासंग्रिका और सरवस्तीवादन मिलकर ही हम देखते हैं महायान महायान बनते हैं। फिर हम देखते हैं जो ओल्ड स्कूल है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है उस पर जोर देता है।
और इसके साथ और भी जो इसी विचार को फॉलो कर रहे थे ओल्ड स्कूल को, वो मिलकर बनाते हैं तेरावादा स्कूल या फिर हीनयान स्कूल। तेरावादों को हीनयान स्कूल का पार्ट ही माना जाता है। हीनयान वर्ड जो है वो महायान के जो अनुयायी हैं वो यूज करते थे, इसको लेसर व्हील बोलते थे और महायान को ग्रेटर व्हील बोला जाता था। इस तरह से अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए हीनयान वर्ड का यूज किया महायान ने, इसलिए करेक्ट वर्ड क्या रहेगा, तेरावाद रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एक और स्कूल आता है, बहुत लेट आता है वो स्कूल, वो है वज्रयान, जहां पर तांत्रिक गतिविधियों पर जोर दिया गया, और ये स्कूल आता है 500 से लेकर 600 एडी के बीच में। तो धीरे धीरे विभाजन चालू हुआ और जो मतभेद थे, वैचारिक मतभेद, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि हर स्कूल में डिफरेंस क्यों आया, उसको देख लेते हैं। तो तीन स्कूल जो हैं वो क्या है, महायान है, थेरवाद और वज्रयान। थेरवाद और हीनयान आप यहाँ पर सेम ही मान के चलिए। तो महायान स्कूल जो है, वहाँ पर हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी को एज अ गॉड पूजा जाता है, एज अ भगवान उनकी पूजन की जाती है, उनकी मूर्ति पूजन की जाती है, आइडल वर्शिप यहाँ पर चालू हो जाती है। जो कि देखा जाए तो गौतम बुद्ध की जो ट्रू टीचिंग्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भगवान की पूजन की जाए, क्योंकि भगवान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। मगर महायान जो फॉलो करते हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजन करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर जो तेरावाद और हीनयान स्कूल है वो ओरिजिनल टीचिंग जो गौतम बुद्ध जी की थी उस पर जोर देती है, और ये सिंबल्स पर जोर देते हैं। जो गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए सिंबल्स जो हमने पहले लेक्चर में देखे थे, उनको याद करने के लिए उन सिंबल्स की पूजन करते हैं, उनको महत्व सिंबल्स को दिया जाता है, ना कि मूर्ति को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तांत्रिक स्कूल आता है वज्रयान के अंदर, जहाँ पर तंत्र विद्या पर जोर दिया जाता है। तांत्रिक विद्या पर जोर वज्रयान के अंदर दिया जाता है। फिर यहाँ पर कि महायान में ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी दुखों से मुक्त हो सकता है, हर आदमी, हर मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आएगा बोधिसत्वा का, जो ये काम कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर तेरावादा के अंदर हम देखते हैं विभाज्यवाद आता है। विभाज्यवाद किस पर जोर देता है कि आप हर चीज़ों का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। यहाँ पर एनालिसिस पर जोर दिया गया है, विश्लेषण पर जोर दिया गया है यहाँ पर तेरावादा के अंदर। और वज्रयान के अंदर क्या है, रिचुअल्स, चैंटिंग और तांत्रिक टेक्निक्स, यानी कि यहाँ पर मंत्रों का जाप किया जाए, अनुष्ठान किए जाए, रीति रिवाज फॉलो किए जाएं, और तांत्रिक जो क्रियाएं हैं वो किया जाए, इस पर जोर दिया गया। यहाँ पर बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट हीनयान में भी है, मगर महायान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे समझेंगे। फिर हम देखते हैं बोधिसत्वा बेसिकली वो सिद्ध पुरुष हैं जो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो भी आगे जाकर बोधिसत्वा बन सके और निर्वाण को प्राप्त कर सके। ये होता है बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट। टेरावादा में अरहंत का कॉन्सेप्ट आता है। अरहंत होता है सुप्रीम बीइंग, वो व्यक्ति जो दुखों से दूर हो चुका है, दुख से मुक्त हो चुका है और रिबर्थ की साइकिल को तोड़ चुका है, यानी कि वो निर्वाण प्राप्त करेंगे जब उनकी मृत्यु होगी। तो अरहंत सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट कहाँ देख रहे हैं हम, तेरावादा के अंदर देख रहे हैं। फिर निर्वाण जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके इसके लिए तांत्रिक विद्या कीजिए, ये कौन बोल रहा है, वज्रयान स्कूल बोल रहा है। किस जगह कौन सा स्कूल फॉलो होता है, तो साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज में महायान काफ़ी पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर महायान स्कूल ही है। या इसको आप देखेंगे चाइना में, जापान में, और भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर फॉलो होता है। तेरावादा और हीनयान हम देखते हैं श्रीलंका में, बर्मा में, लाओस में, थाईलैंड में और तिब्बत में भी फॉलो होता है। वज्रयान इंडिया के पार्ट्स यानी कि बंगाल वाले रीजन में और उड़ीसा वाले रीजन में पॉपुलर हुआ, फिर नेपाल और तिब्बत में ये जाता है। तो इस तरह से डिवीजन किया गया। एरिया का भी हम देख सकते हैं कहाँ कौन सा पॉपुलर है। लैंग्वेज की बात करें तो महायान में संस्कृत भाषा और हीनयान और तेरावादा में पाली भाषा, भाषा का भी अंतर है। इस तरह से जो प्रमुख भाषा यहाँ पाली है, यहाँ प्रमुख भाषा संस्कृत है, ये भी हम देखते हैं। तो ये डिवीजन है, मेजर डिवीजन हमको देखने को मिलती है बुद्धिज्म के अंदर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, पर जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं बौद्धिक ग्रंथों की। कौन से बौद्धिक ग्रंथ है, 3 पिटक की हमने बात कर ली है। विनय पिटक के अंदर रूल्स देखने को मिलते हैं हमको। सूत पिटक के अंदर टीचिंग्स, जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध जी की, वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो उन्होंने सरमन्स दिए, उन सरमन्स में क्या कहा, वो सब बातें सूत पिटक के अंदर।
आनंद जी ने ये बताई थी और उपाली जी ने विनय पिटक के बारे में बताया था। फिर आता है अभी धम्म पिटक। धम्म, धम्म बेसिकली जो बौद्धिक धर्म है उसका धम्म, उसकी बात करता है अभी धम्म पिटक। ये हमको देखने को मिलता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिपिटक। उसका क्या मतलब होता है? बास्केट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की टोकरी, त्रिपिटक यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो बुद्धिज्म के अंदर हमको देखने को मिलती है, जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जातका स्टोरीज। बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, सोल को नकार दिया गया था गौतम बुद्ध जी द्वारा, मगर रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी के प्रीवियस बर्थ हैं, पिछले जो जन्म है, उनकी कहानियां यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं कविता के रूप में, पोइट्री के फॉर्म में। फिर आता है प्लान पनो, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। यहाँ इसको क्वेश्चंस ऑफ मेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर किंग मेंडर और बौद्धिक गुरु, धर्म गुरु नागसेन के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स हुए, उसकी किताब है ये। दो इंपॉर्टेंट किताबें श्रीलंका से हमको मिलती हैं, दीपवंशा और महावंशा। फिर आता है महावस्तु। यहाँ पर ये संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों में लिखी गई है। किसके बारे में बात करते हैं? फिर से वही प्रीवियस लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में बात करेंगे, अर्लियर लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा की बात की जाएगी। बुद्ध चरित्र लिखी गई संस्कृत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। किसने लिखी है? अश्वघोष जी ने लिखी है ये किताब। फिर ललित विस्तारा लिखी गई है, जहाँ पर स्टोरी ऑफ बुद्धा है, जो उनकी लाइफ किस तरह से जी उन्होंने, संस्कृत में लिखी गई है। दिव्य वंदना भी लिखी गई है स्टोरी ऑफ बुद्धा के ऊपर। फिर हम देखते हैं उदान, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पाली में लिखी गई है, और ये एक फेमस स्टोरी है ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की, उसको कवर करती है। फिर बोधि वंशा, यहाँ पर हमको जो बौद्धिक संगतियाँ हुई उसके बारे में पता चलता है। पाली संस्कृत दोनों में ये देखने को मिलती है बोधि वंशा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य है, बौद्धिक लिटरेचर है, जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बोधिसत्वास की, बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट। इसको आप इस तरह से देखिए कि बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट दोनों जगह है, हीनयान में भी है और महायान में भी है। महायान में ये माना जाता है कि कोई भी बोधिसत्वा बन सकता है, और हीनयान का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई लिमिटेड लोग ही, कुछ जिन पर कृपा है वही बोधिसत्वा बन सकते हैं। तो बोधिसत्वा जो बनते हैं वही नॉमिनेट करते हैं कि अगला बोधिसत्वा कौन बन सकता है। कैसे करते हैं? मान लीजिए गुरुकुल है, तो वो टीचर यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा उनका शिष्य उस स्टेज को अटेंड करने के लायक है। वो डिक्लेयर करते हैं, वो कसम खाते हैं कि मैं उस पाथ पर चलूंगा ताकि आगे जाकर मैं बोधिसत्वा बन सकूं। तो ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह से वो बोधिसत्वा बनते हैं। कहाँ पर? हीनयान में। महायान में माना जाता है कि कोई भी बोधिसत्वा बन सकता है अगर वो फॉलो करे। इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है हीनयान में और महायान में, और महायान में ज्यादा माना जाता है बोधिसत्वास को। तो आइए देखते हैं बोधिसत्वास के बारे में। 8 प्रमुख बोधिसत्वास हैं, जिसको हम अष्ट महाबोधिसत्वास बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बोधिसत्वा बेसिकली वो होते हैं जो यहाँ पर सब कुछ त्याग कर देते हैं। उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो दूसरे लोगों तक गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स को ले जाएं, उनके विचारों को ले जाएं और उनको पॉपुलर करें, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके और वो दुखों से मुक्त हो सकें। दुखों से मुक्त हो सके, बोधिसत्वा लोगों का ये प्रयास रहता है। किस तरह से ये बात होगी, या फिर बोधिसत्वा को पहचानेंगे कैसे हम? तो हम देखेंगे 4 गुण उनके अंदर जरूर मिलेंगे आपको। कौन से हैं वो 4 गुण? उनको क्या बोला जाता है? ब्रह्म विहारास बोला जाता है उनको। ये 4 क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी, 4 गुण आपको देखने को मिलेंगे बोधिसत्वास में। पहला कौन सा गुण है? पहला है मैत्री। मैत्री यानी कि लविंग रहेंगे और काइंडनेस उनके अंदर रहेगी, उदारता उनके अंदर रहेगी, काइंडनेस उनके अंदर रहेगी। फिर हम देखते हैं करुणा, कंपैशन रहेगा। पाली में क्या बोलते हैं इसको? अरुणा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि वो दूसरों के दुखों को देखकर उनके अंदर संवेदना है कि वो दूसरों के दुखों को समझ सकें, और उनसे वो आहत भी होते हैं। यानी कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके दुखों को समझना, उनकी बातों को समझना, ये कंपैशन है, ये इनके अंदर देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा मुद्दता। इसका क्या मतलब है? आनंद, सहानुभूत, भूतिपूर्ण आनंद। इसका यह मतलब है कि दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के सुख से आपको जब सुख मिलना चालू हो, ये वो स्टेज होती है। दूसरों के दुखों से दुख भी हो रहा है और खुशी से खुशी भी हो रही है। और लास्ट है यहाँ पर उपेक्षा। इसका क्या मतलब है? समभाव, इक्वालिटी की बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, कि बोधिसत्वास कभी भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो हीन कुल का हो, उच्च कुल का हो, ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से सद्भाव से देखा जाएगा। यानी कि वो स्वयं, उनके अंदर करुणा है, बोधिसत्वास के अंदर करुणा देखने को मिलेगी आपको, और ये दूसरे व्यक्ति के दुख को दूर करना चाहते हैं, यही इनका लक्ष्य है। दूसरों के दुखों को दूर करना, यही इनका लक्ष्य है।
कोई कैसे बोधिसत्व बन सकता है इसके बारे में भी बताया गया है। कुछ क्वालिटीज को आपके अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, ताकि आप बोधिसत्व बन सके। आपके अपने जो कंडक्ट है, जिस तरह से अपने आप को आप प्रेजेंट करते हैं, जो आपका कर्तव्य है, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, उन सब चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें धारण करनी पड़ेगी, जिसको क्या बोला जाता है, परामिताज बोला जाता है, ताकि आप परफेक्शन की तरफ जाएं, पूर्णता की तरफ जाएं। तो कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है? पहली है दान यानी कि भिक्षा, फिर है शिला यानी कि धार्मिकता, फिर फोरबियरेंस शांति, यहाँ पर सहनशीलता, वीर्य मतलब ऊर्जा है, ध्यान यहाँ पर रक्त चिंतन, लगातार चिंतन करना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रज्ञान यानी कि बुद्धिमत्ता, विजडम, हाईएस्ट नॉलेज विजडम कहलाती है। फिर उपाय, यहाँ पर स्किल, कौशल की बात की गई है। परिनिंदाना यानी कि संकल्प, फिर बला, शक्ति, ज्ञान, नॉलेज। इन सब चीज़ों पर लगातार काम करना पड़ेगा, तभी आप बोधिसत्व बन पाएंगे, उस स्टेज को आप छू पाएंगे। अब बात आती है कौन से इंपॉर्टेंट बोधिसत्वाज हैं, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, ये इनको बुद्धा ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। करुणा, करुणा में ही है ये। इनके पास इन्फिनिट, अनंत कंपैशन, करुणा है, और मर्सी। अवलोकितेश्वर, इनको पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मूर्ति आपको अजंता में भी देखने को मिलेगी, पेंटिंग में, अवलोकितेश्वर जी की। फिर आते हैं मंजूरिस, मंजुश्री, ये विजडम, परलौकिक ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाते हैं। बहुत छोटी उम्र में परलौकिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं मंजुश्री। फिर आते हैं वज्रपानी। वज्र एक सिंबल भी है, वज्र जो वज्रयान है उसका वज्र सिंबल है। उसको डायमंड कल्ट भी बोला, डायमंड सेक्ट भी बोला जाता है। वज्र की तरह स्ट्रांग, ये पावर को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पावर को दिखाते हैं, बुद्धा की पावर को दिखाते हैं वज्रपानी। अब ये तीन हमने देख लिए, तीनों मिलकर कहलाते हैं बुद्धास प्रोटेक्टर्स, यानी कि संरक्षक। गौतम बुद्ध जी के प्रोटेक्टर हैं ये, संरक्षक है ये। कौन कौन? अवलोकितेश्वर, मंजुश्री और वज्रपानी। तो ये तीन प्रोटेक्टर्स हैं गौतम बुद्धा के। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इनको इस तरह भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सदा परिभूत। ये क्या दिखाते हैं? अपेक्षा को दिखाते हैं, गौतम बुद्धा की अपेक्षाओं को दिखाते हैं कि आप सही अभ्यास करें और सही तरीके से ध्यान करें, सदा परिभूता। फिर हम देखते हैं स्त्री गर्भ। स्त्री गर्भा, यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हेल में है ऐसा माना जाता है, उनको निर्वाण तक, उनको मुक्ति तक ले जाना है। तो निर्वाण तक उनको ले जाने का काम यहाँ पर कौन कर रहे हैं? स्त्री गर्भाजी कर रहे हैं। ये बोधिसत्व का यही काम है कि वो हेल से लेकर निर्वाणा की प्राप्ति के लिए लोगों को लेके जाएं। स्त्री गर्भा, ये कब तक करेंगे? जब तक फ्यूचर बुद्धा नहीं आ जाएंगे। फ्यूचर बुद्धा की बात हम आगे करने वाले हैं, मैत्रेय की। ये काम तब तक करना है, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है, इन पर जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं यहाँ पर समंत भद्र। ये दिखाते हैं प्रैक्टिस को, किस तरह से चीज़ों को फॉलो करा जाए, किस तरह से आप सही नियत प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि आप सुधार ला सके जीवन में। तो समंत प्रभा इसको, समंत भद्र इसको बताते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर आकाश गर्भ। ये गौतम बुद्ध जी की ब्लेसिंग्स को दर्शाते हैं, उनके आशीर्वाद को दर्शाते हैं। फिर जो फ्यूचर बुद्धा है वो कौन है? वो है मैत्रेय। इस पर तो क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीएससी में आपको उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये फ्यूचर बुद्धा है। जब आने वाले समय में, सब हिंदुज़म में भी ये बिलीव है कि लोग अपने ज्ञान को भूल जाएंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे, तो वापस याद दिलाने के लिए, गौतम बुद्ध जी के धर्म को और उनकी टीचिंग्स को वापस बताने के लिए, धर्म को फिर से जागृत करने के लिए मैत्रेय जी का अवतार होगा। और ये फ्यूचर बुद्धा इसलिए कहलाते हैं। लाफिंग बुद्धा भी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से आता है। इनको लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति है उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, शाक्य मुनि ट्रिनिटी, त्रिदेव। बुद्धिज्म के त्रिदेव बोल सकते हैं, या शाक्य मुनि के त्रिदेव जो हमको बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं वो कौन कौन है? मंजुश्री, समंतर भद्रा और गौतम बुद्धा खुद। ये तीन मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिदेव ऑफ बुद्धिज्म बोल सकते हैं, या फिर ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म, जो साक्य मुनि ट्रिनिटी कहलाती है। ये भी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से बुद्धिज्म के अंदर विभाजन हुआ,
बौद्धिक संगतियों के बारे में बात करी हमने, बौद्धिक ग्रंथियों के बारे में बात करी, और फाइनली हमने बात करी बौद्धिक सत्वास के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाले सीरीज में हम जो बुद्धिज्म की सीरीज है उसमें आगे हम देखेंगे सिंबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे सिंबल्स हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं, कुछ सिंबल्स हमको डिस्कस करने हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ मुद्राएं होती हैं बुद्धिज्म के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्राएं जिन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली पतन क्या होता है बुद्धिज्म का, इसके बारे में भी आगे वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, और आने वाले लेक्चर्स भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे जहां पर हम बुद्धिज्म को पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।